नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आगामी यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए चलाई जा रही स्पेशल श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में करंट अफेयर्स के साथ-साथ सामान्य अध्ययन के भी प्रश्नों को कवर कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है कि 35वां ऑस्ट्रेलियाई सिख खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा ब्रिस्बेन में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, यहाँ पर 35वां ऑस्ट्रेलियाई सिख खेलों का आयोजन किया गया। यह आयोजन 7 से 9 अप्रैल 2023 के बीच हुआ। अगला प्रश्न है, बायोटेक किसान योजना का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसके द्वारा 2017 में बायोटेक किसान योजना का प्रारंभ किया गया। अब ये देखिए, जो बायोटेक किसान है, इसका फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर बायोटेक तो एज इट इज रहेगा, किसान का फुल फॉर्म है यहाँ पर क्या है? तो बायोटेक आपने देखा, किसान का फुल फॉर्म है कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क। क्लियर है? यानी बायोटेक किसान का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा बायोटेक कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क। इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा 2017 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IBCA के नाम से जानते हैं, इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा कर्नाटक के मैसूर में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस अर्थात IBCA का शुभारंभ किया गया। इस 7 बिग कैट में कौन कौन शामिल है? तो इसमें बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ, चीता, प्यूमा और जगुआर इसमें शामिल है। क्लियर है? तो ये याद रखेंगे, यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SEEI कहा जाता है, इसने अपनी 2021-22 की रिपोर्ट जारी की है। अब ये प्रश्न उठता है कि ये जो राज्य ऊर्जा सूचकांक दक्षता सूचकांक 2021-22 है, ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो याद रखिएगा इसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो अर्थात BEE के द्वारा विकसित किया गया है। क्लियर है? ऊर्जा मंत्री के द्वारा इसको जारी किया गया और इस रिपोर्ट को विकसित किया है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो अर्थात BEE के द्वारा। अब इसमें देखिए कि जो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 है, इसमें 5 राज्य कौन से हैं जो सबसे आगे की श्रेणी में हैं? तो इसमें आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है, राजस्थान है और तेलंगाना है। अगर हम बात कर लें BEE अर्थात ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की, तो इसकी स्थापना 1 मार्च 2002 को हुई थी। और किस अधिनियम के तहत? तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि मां पूर्णागिरी मेले का आयोजन कहां किया जाता है? तो याद रखिएगा मां पूर्णागिरी मेले का आयोजन उत्तराखंड राज्य में किया जाता है। याद रखिएगा उत्तराखंड राज्य में एक जिला है जिसका नाम है चंपावत जिला, और इस चंपावत जिले में एक पर्वतीय क्षेत्र है जिसको कहते हैं टकनपुर पर्वतीय क्षेत्र। ये जो टकनपुर पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर अन्नपूर्णा चोटी है और इसी चोटी पर मां पूर्णागिरी या मां पूर्णगिरी मंदिर है। क्लियर है? और ये मंदिर 108 शक्तिपीठों में से एक है। क्लियर है? तो पूरी बात याद रखेंगे कि मां पूर्णागिरी मेले का आयोजन उत्तराखंड में, और ये जो मेला लगता है ये मां पूर्णागिरी मंदिर पर लगता है, जो कि उत्तराखंड के चंपावत जिले के टकनपुर पर्वतीय क्षेत्र में अन्नपूर्णा चोटी पर है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में आदम चीनी चावल को GI टैग दिया गया है, इसका संबंध किस जिले से है? थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा उत्तर प्रदेश के चंदौली से संबंधित है आदम चीनी चावल, जिसको GI टैग मिला है। क्लियर? इस आदम चीनी चावल के अलावा कुछ और वस्तुओं को GI टैग मिला है। उसमें वाराणसी से बनारसी पान है, बनारसी लंगड़ा आम है और रामनगर भंटा। भंटा ये पूर्वांचल में बैगन को भंटा कहा जाता है, तो ये रामनगर भंटा, इसे भी GI टैग मिला है। क्लियर? याद रखिएगा ये जो GI टैग है ये उत्तर प्रदेश के 7 ODOP को भी मिला है। क्लियर है? ODOP का मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को। अब देखिए इसमें कौन कौन शामिल है। तो याद रखिएगा हाथरस का हींग, जो कि ODOP में भी है और इसे GI टैग भी मिला। अगला है बांदा का सजर स्टोन कला, यानी जो सजर स्टोन कला बांदा की है उसे भी GI टैग मिला है। और यहां पर एक बात और महत्वपूर्ण है, ये जो सजर स्टोन है ये कहां से प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा ये केन नदी से प्राप्त होता है। क्लियर? इससे आभूषण इत्यादि बनाए जाते हैं, तो केन नदी से सजर स्टोन प्राप्त होता है। क्लियर? अगला है गुड़, जो कि मुजफ्फरनगर का है, ताला अलीगढ़ का, नगीना काष्ठ कटाई जो कि बिजनौर से संबंधित है, बखीरा पीतल का जो बर्तन है ये संत कबीर नगर से संबंधित है, और आंवला प्रतापगढ़। ये ऐसे 7 वस्तुएं हैं जो कि ODOP में भी हैं और इन्हें GI टैग भी मिला है। और आप देख रहे हैं कि पिछले कई बार से आयोग ODOP से एक प्रश्न जरूर बनाता है, तो यहां पर ये जितने को GI टैग मिला है इनसे प्रश्न आने की संभावना ज्यादा है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में जो GI उत्पादों की कुल संख्या है वो संख्या 45 हो गई है, और यदि हम पूर्वांचल क्षेत्र के GI टैगों की बात कर लें तो इनकी संख्या 22 हो गई है। क्लियर है? अगला प्रश्न है मिसेज इंडिया माय आइडेंटिटी 2022, इसका आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा थाईलैंड के पटाया में मिसेज इंडिया माय आइडेंटिटी 2022 का आयोजन किया गया।
अब ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि मिसेज इंडिया माय आइडेंटिटी 2022 में विजेता कौन रहा? तो इसमें विजेता वैशाली वर्मा रही और वैशाली वर्मा का संबंध उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से है। क्लियर है? तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 37वें इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IATO कहते हैं, इसका सम्मेलन कहां पे आयोजित हुआ? तो याद रखिएगा लखनऊ में। तो याद रखेंगे 37वें इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स का सम्मेलन लखनऊ में आयोजित हुआ और ये जो सम्मेलन आयोजित हुआ ये टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022 के दौरान किया गया। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आयाम सम्मान 2022 किसे मिला? तो याद रखिएगा अरुण आदित्य को आयाम सम्मान 2022 मिला है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर कौन है जिनको फाइटर पायलट बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा उनका नाम है सानिया मिर्जा और ये जो सानिया मिर्जा हैं ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की रहने वाली हैं। ये भारत की पहली मुस्लिम महिला हैं जो कि फाइटर पायलट बनी है। नाम है सानिया मिर्जा। कहां की है? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश की। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के मामले में मुरादाबाद मंडल में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है और कौन सा जिला अंतिम स्थान पर है? तो याद रखिएगा अमरोहा जिला मुरादाबाद मंडल में नंबर 1 पर है और जो संभल जिला है ये अंतिम स्थान पर है। याद रखिएगा ये जो सर्वे कराया गया बच्चों का ये देखने के लिए कि मुरादाबाद मंडल में कौन सा जिला बच्चों की अच्छी शिक्षा देने के लिए नंबर 1 पर है और कहां पर और अधिक प्रयास की आवश्यकता है। याद रखिएगा मुरादाबाद मंडल के जो कमिश्नर हैं आंजनेय कुमार सिंह, उनके द्वारा यह सर्वे करवाया गया था। ये वही आंजनेय कुमार सिंह हैं जिनका विवाद आजम खान जी से हुआ था, तो ये सुर्खियों में आए थे। ये मूल रूप से मऊ जिले के रहने वाले हैं, तो इतनी बात आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, यहां मैंने इनके व्यक्तिगत परिचय के बारे में इसलिए बताया क्योंकि आप इस समय तैयारी के पीरियड में हैं, तो ये बातें आपको प्रभावित करेंगी और ऊर्जा देंगी तैयारी करने में। अगला प्रश्न है, स्वीडन की एक कंपनी है जिसका नाम क्या है? SAAB। इसने कार्ल गुस्ताफ M4 हथियार बनाने का निर्णय किया है उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में ये कार्ल गुस्ताफ M4 हथियार बनाएगी? तो याद रखिएगा अलीगढ़ में। यानी स्वीडन की कंपनी SAAB कार्ल गुस्ताफ M4 हथियार बनाएगी अलीगढ़ में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि गोरखपुर के रामगढ़ ताल में लग्जरी क्रूज चलाई जाएगी किसकी तर्ज पर? तो याद रखिएगा बैंकॉक के तर्ज पर गोरखपुर के रामगढ़ ताल में लग्जरी क्रूज चलाई जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वह कौन सा यूरोपीय देश है जिसने उत्तर प्रदेश को लगभग 15,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव दिया है? तो याद रखिएगा उस देश का नाम है स्वीडन। यानी स्वीडन वो यूरोपीय देश है जो उत्तर प्रदेश में लगभग 15,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा BHU परिसर में जो कि वाराणसी में है, यहां पर ऑल इंडिया कराटा चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। याद रखिएगा ये जो ऑल इंडिया कराटा चैंपियनशिप है इसका आयोजन मानव अकादमी ऑफ मार्शल आर्ट अर्थात मामा के द्वारा किया गया और इसमें मामा का सहयोग अमर उजाला फाउंडेशन के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि शेखा झील पश्चिम बिहार कहां पर है? तो याद रखिएगा अलीगढ़ में शेखा झील पश्चिम बिहार है और ये जो शेखा झील पश्चिम बिहार है इसमें कई ऐसी विदेशी प्रजातियों के पक्षी हैं जो यहां पर प्रवास के लिए आते हैं। तो याद रखिएगा ये ठंड के मौसम में अर्थात नवंबर से फरवरी के समय में यहां पर शेखा झील पश्चिम बिहार में रहते हैं और गर्मियों के प्रारंभ में ये अपने अपने देश के लिए रवाना हो जाते हैं। क्लियर है? तो याद रखेंगे शेखा झील पश्चिम बिहार अलीगढ़ में। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मल्टी स्पोर्ट्स सेंटर बनाने के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? तो याद रखिएगा नीदरलैंड के साथ समझौता हुआ है उत्तर प्रदेश में मल्टी स्पोर्ट्स सेंटर बनाने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भूतेश्वर या बटेश्वर मंदिर कहां पर है? तो याद रखिएगा भूतेश्वर कहा जाए या बटेश्वर मंदिर, तो ये कहां पर है? आगरा में। याद रखिएगा ये जो भूतेश्वर या बटेश्वर मंदिर है ये चंबल घाटी में भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण गुर्जर प्रतिहार राजवंश के दौरान हुआ था। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो कहां पर आयोजित हुआ? तो याद रखिएगा गोरखपुर जिले में देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो आयोजित हुआ। इसमें 750 ड्रोन की मदद से काकोरी ट्रेन एक्शन के बलिदानों को याद किया गया। क्लियर है? अगला प्रश्न है, समसपुर पक्षी अभयारण्य कहां पर है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के रायबरेली में समसपुर पक्षी अभयारण्य है और अगर रायबरेली की एग्जैक्ट लोकेशन पूछे तो याद रखिएगा रायबरेली के सलोन के समीप ये जो समसपुर पक्षी अभयारण्य है। याद रखिएगा इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वह पहला बैंक कौन है जिसने अपने पोर्टल को एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल के साथ एकीकृत किया है? तो याद रखिएगा उस बैंक का नाम है SBI। यानी SBI ने अपने पोर्टल को एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल से लिंकअप किया है और यह काम करने वाला वो पहला बैंक है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम अर्थात NCAP में शामिल शहरों में पार्टिकुलेट मैटर अर्थात PM के स्तर को 40% कम करने का लक्ष्य कब तक का रखा है? तो याद रखिएगा 2026 तक। यानी अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत शामिल शहरों में
पीएम स्तर को 40% कम करने का लक्ष्य 2026 तक का रखा है। याद रखिएगा, पहले पीएम स्तर में 20 से 30% कमी का जो लक्ष्य था वो 2024 तक का था। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है इसका प्रारंभ 2019 में किया गया था। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि महाजनपदों का जो वर्णन है वो कहां पर मिलता है। तो याद रखिएगा, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, महावस्तु और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महाजनपदों की जानकारी मिलती है और महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न जो है ये प्रश्न आपका आधुनिक भारत के इतिहास से है। पूछा जा रहा है कि देश का पहला कन्या विद्यालय कहां खोला गया और किसके द्वारा खोला गया। तो याद रखिएगा, देश का पहला कन्या विद्यालय सावित्री बाई के द्वारा पुणे में खोला गया। याद रखिएगा, ये जो सावित्री बाई है ये महात्मा ज्योतिबा फूले की पत्नी है। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि एक प्रश्न पूछा जाता है कि ज्योतिबा फूले की को महात्मा की जो उपाधि है ये किसके द्वारा दी गई थी। तो याद रखिएगा, विट्ठल राव कृष्ण जी वंडेकर ने ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि दी थी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो विट्ठल राव कृष्ण जी वंडेकर ने। क्लियर है? अगला जो प्रश्न है वो है रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में। देखिए, अभी हाल ही में 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड में जितने लोगों की डेथ हुई थी उनको श्रद्धांजलि दी गई। तो यहां पर जालियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है और जब आप इससे संदर्भित प्रश्न देखेंगे तो इसके होने का जो मूल कारण था रॉलेट एक्ट उसको भी आपको देखना होगा। तो यहां पर रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में जितने भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को यहां पर कवर कर लिया जाए। तो यहां पर एक बात याद रखिएगा कि 1917 में एक समिति का गठन किया गया था जिसकी अध्यक्षता सिडनी रॉलेट ने की थी। क्लियर है? इस समिति को सेडिशन कमेटी भी कहते हैं। क्लियर है? और जो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में समिति बनी थी 1917 में, इसने एक सुझाव दिया कि एक एक्ट बनाया जाए और जब वो एक्ट पारित हुआ तो इन्हीं सिडनी रॉलेट के नाम के आधार पर उसको रॉलेट एक्ट कहा गया। और ये एक्ट कब पास हुआ? 18 मार्च 1919 को। महत्वपूर्ण डेट है, याद रखेंगे। याद रखिएगा, ये जो रॉलेट एक्ट है इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो रॉलेट एक्ट था इसका मूल उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलना, यानी किसी भी क्रांतिकारी को शंका मात्र के आधार पर बिना किसी प्रावधान के उसको सीधे जेल में डाल दिया जाए, ये रॉलेट एक्ट का प्रावधान था। क्लियर? अगला देखिए, अब यहां पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट जब पास हुआ तो उस समय भारत में किसका कार्यकाल था। तो याद रखिएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान रॉलेट एक्ट पास हुआ था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगर हम रॉलेट एक्ट के कार्यकाल को देख लें तो 1916 से 1921 के बीच इसका भारत में कार्यकाल था। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था। तो याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को प्रारंभ किया गया सत्याग्रह अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था। क्लियर? और याद रखिएगा, ये जो रॉलेट एक्ट था इसके विरोध में लगाम न देने का जो सुझाव है वो स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, मैंने ऊपर आपको बताया था कि नाम के आधार पर इस एक्ट को कहा जाता है रॉलेट एक्ट, लेकिन इस रॉलेट एक्ट का जो मूल नाम था वो क्या था? द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। क्लियर? तो ये भी याद रखेंगे। याद रखिएगा, गांधी जी ने जो रॉलेट सत्याग्रह के लिए जो आंदोलन किया था सत्याग्रह के लिए, वो 3 मंचों का उसमें प्रयोग किया गया था। कौन कौन से? 3 राजनीतिक मंच थे। एक था होम रूल लीग, दूसरा था खिलाफत और तीसरा था सत्याग्रह सभा। क्लियर? अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये दोनों लोग पंजाब से रिलेटेड हैं। इनकी गिरफ्तारी हो जाती है 9 अप्रैल 1919 को। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में और ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई थी और इसी सभा के दौरान जनरल रेगिनेल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने गोली चलवा दी इस पे। इसी गोलीकांड को आप जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं, जो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। और किसने गोली चलाई थी? रेगिनेल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने। क्लियर? जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में जनरल डायर कहते हैं। क्लियर? अब यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जब ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गई और कई लोगों की डेथ हो गई, लगभग 1000 लोगों की डेथ हुई थी, तो इसको विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट या सर की उपाधि वापस कर दी। तो ये पूछा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड या जो सर की उपाधि है ये किसके विरोध में वापस की थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। याद रखिएगा, शंकरन नायर का भी नाम आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि उन्होंने भी जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। क्लियर? अगला देखिए, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस कमीशन का गठन किया था, तो आपका जवाब होगा हंटर कमीशन का गठन किया गया था। और याद रखिएगा, ये जो हंटर कमीशन था इसमें भारतीय सदस्य भी थे। अब कौन कौन भारतीय सदस्य थे? इसमें पहला नाम है CH सीतलवाड़ का,
दूसरा नाम है पंडित जगत नारायण जी का और तीसरा नाम है सुल्तान अहमद खान का। क्लियर? तो इन नामों को भी आप ध्यान में रखेंगे। और ये जो हंटर कमीशन है इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी मार्च 1920 में और अपनी रिपोर्ट में कहा कि सरकार दोषी नहीं है। ठीक, और इन्होंने कहा कि जनरल डायर से थोड़ी सी चूक हो गई है, इसमें सरकार दोषी नहीं है। इनकी रिपोर्ट में इनको दोषी नहीं ठहराया गया, लेकिन ये जनरल डायर जो है इनको अब पद से हटाया गया। याद रखिएगा उस दौरान जनरल डायर को लेके जो ब्रितानी अखबार थे उसमें क्या छपा, उसमें जनरल डायर को बताया गया कि वो ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक है। ये किसमें कहा गया? ब्रितानी अखबार में। और जो जनरल डायर है इसके लिए कहा गया ब्रितानी लॉर्ड सभा में कि वो ब्रिटिश साम्राज्य का शेर है। यानी ब्रिटिश साम्राज्य का शेर ब्रितानी लॉर्ड सभा में और ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक ब्रितानी अखबारों में जनरल डायर के संदर्भ में कहा गया। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जनरल डायर को ब्रिटिश की सरकार ने कौन सी उपाधि दी थी? तो याद रखिएगा जनरल डायर को सरकार ने मान की तलवार की उपाधि दी थी। मान की तलवार। अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा, एक प्रश्न पूछा जाता है कि जालियांवाले बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए पंजाब के उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओ डायर को लंदन में इनकी हत्या किसने की थी? तो याद रखिएगा ऊधम सिंह ने मार्च 1940 में जालियांवाले बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी थी। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है इसमें कांग्रेस जांच समिति का जो रिपोर्ट है इसके प्रारूप को लिखने का कार्य किसको दिया गया था? तो याद रखिएगा गांधी जी को। क्लियर है? और ये जो कांग्रेस की जांच समिति थी इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो याद रखिएगा इसने रिपोर्ट सौंपी थी 25 मार्च 1920 को। यानी जो कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट है इसका प्रारूप गांधी जी को तैयार करने के लिए दिया गया और कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट 25 मार्च 1920 को सौंपी गई। याद रखिएगा यहां पर डेट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको कई बार इन घटनाओं के कालानुक्रम को व्यवस्थित करने के लिए पूछा जाता है, इसलिए डेट काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब यहां पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है इसको निवारक हत्या किसने कहा था? तो याद रखिएगा मॉन्टेग्यू ने इसे निवारक हत्या कहा था। अगर हम बात कर लें कि जालियांवाले बाग हत्याकांड को किसने कहा कि यह जानबूझकर की गई क्रूर हत्या है, तो याद रखिएगा दीनबंधु C.F. एंड्रयूज ने कहा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जानबूझकर की गई क्रूर हत्या है। क्लियर? तो इतनी बातें आप यहां पर रॉलेट एक्ट और जालियांवाले बाग हत्याकांड के संदर्भ में याद रखेंगे तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जो शिमला सम्मेलन जून 1945 में हुआ था वो किसके कार्यकाल के दौरान हुआ? तो याद रखिएगा लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल के दौरान शिमला सम्मेलन जून 1945 में हुआ था। क्लियर है? किसके कार्यकाल के दौरान? लॉर्ड वेवेल के। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा कब की गई? तो याद रखिएगा 14 मई 1920 को तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा की गई थी। एक प्रश्न पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक जी का निधन कब हुआ? तो 1 अगस्त 1920 को। इसी दिन असहयोग आंदोलन भी प्रारंभ हुआ था, तो याद रखेंगे इन दोनों घटनाओं को 1 अगस्त 1920 को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कलकत्ता का जो विशेष अधिवेशन है कांग्रेस का वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा सितंबर 1920 में कांग्रेस का कलकत्ता का विशेष अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि मार्च 1931 में कराची में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी। दूसरी बात कि इस अधिवेशन में गांधी जी ने क्या स्टेटमेंट दिया था? तो गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी ने यह स्टेटमेंट किस अधिवेशन में दिया था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं? तो याद रखिएगा 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन के दौरान। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है यहां पर आयोग और अध्यक्ष के संदर्भ में प्रश्न। अगर हम बात कर लें 1901 के रेलवे आयोग की तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? टॉमस रॉबर्टसन ने। किसने? टॉमस रॉबर्टसन ने रेलवे आयोग 1901 की अध्यक्षता की थी। अगर हम बात कर लें 1901 के सिंचाई आयोग की तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा कॉलिन स्कॉट मानक्रीप। कॉलिन स्कॉट मानक्रीप ने 1901 के सिंचाई आयोग की अध्यक्षता की थी। इसी प्रकार अगर हम बात कर लें 1899 के अकाल आयोग की तो याद रखिएगा एंथनी मैकडोनल ने 1899 के अकाल आयोग की अध्यक्षता की थी। इसी प्रकार पुलिस सुधार आयोग 1902 की अध्यक्षता किसने की थी? एंड्रयू फ्रेजर ने पुलिस सुधार आयोग 1902 की अध्यक्षता की थी। याद रखिएगा कई बार आपको मिलान करने के लिए यहां से प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा अल्लाह बख्श आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के संस्थापक थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जो खाकसार पार्टी थी इसके संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा अल्लामा मसरीकी। क्या नाम था? अल्लामा मसरीकी। अगला प्रश्न है कि कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आपका जवाब होगा फजलुल हक कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक थे। क्लियर? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? तो अब्दुल गफ्फार खां खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे। क्लियर?
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो गांधी इरविन के बीच में समझौता हुआ था ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। आप सभी को पता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए गांधी जी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था उसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं, 5 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित सांप्रदायिक पंचाट कब इसे घोषित किया गया था? तो याद रखिएगा 16 अगस्त 1932 को। क्लियर है? अलग से दलितों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था थी उस समय, उनकी सीट की अलग व्यवस्था की जाए, इसी मतभेद के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पड़ा और गांधी जी वापस लौट के आए थे और 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। उसके बाद गांधी जी और अंबेडकर के मध्य जो समझौता हुआ उसको कहते हैं पूना समझौता। और वो पूना समझौता कब हुआ? तो 24 सितंबर 1932 को। क्लियर है? तो यहां पर आप इन तीनों हिस्सों को एक साथ अगर देखेंगे तो आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 16 अगस्त 1932 और गांधी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 31 अक्टूबर 1929 को जारी दीपावली घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये लॉर्ड इरविन से संबंधित है। क्लियर है? यानी लॉर्ड इरविन के द्वारा 31 अक्टूबर 1929 को दीपावली घोषणा पत्र जारी किया गया था। अब ये जो दीपावली घोषणा पत्र, इसका संबंध किससे है? तो याद रखिएगा भारत को डोमिनियन स्टेट बनाने से संबंधित है दीपावली घोषणा पत्र। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जो संघ लोक सेवा आयोग है, ये संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो याद रखिएगा संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति महोदय को अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपते हैं और राष्ट्रपति महोदय एक ज्ञापन पत्र के साथ यानी एक मेमोरेंडम सहित सदन के प्रत्येक संसद के प्रत्येक सदन को ये रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। क्लियर है? यानी याद रखेंगे एक हायरार्की है कि संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति महोदय को देंगे और राष्ट्रपति महोदय एक ज्ञापन पत्र यानी मेमोरेंडम सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष इसे प्रस्तुत करेंगे। इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा इसका उल्लेख है अनुच्छेद 323 के अनुसार। क्लियर है? किसके अनुसार? अनुच्छेद 323 के अनुसार। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, यहां पर देखिए प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है। ठीक है, महिला यहां पर प्रिंट नहीं हुआ है, लिखा नहीं गया है। संघ लोक सेवा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन? तो याद रखिएगा उनका नाम है रोज एम बैथ्यू। क्या नाम है? रोज एम बैथ्यू। और ये कब से कब तक इनका कार्यकाल था? 1992 से 96 तक, यानी रोज एम बैथ्यू संघ लोक सेवा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई थी। यानी भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत पूछा जाएगा? तो आपका जवाब होगा 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत और स्थापना कब हुई? 1926 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जो संघीय लोक सेवा आयोग नाम पड़ा इसका, वो किस अधिनियम के तहत? तो याद रखिएगा 1935 के अधिनियम के तहत। यानी जो लोक सेवा आयोग है इसका नाम संघीय लोक सेवा आयोग किस अधिनियम के तहत? तो 1935 के अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होती है और इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 324 के सब क्लॉज 2 में है। क्लियर है? अब यहां पर हम बात करते हैं कि जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं इनके पद के समकक्ष कौन होता है? तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो हैं वो किसके समकक्ष होते हैं? वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समकक्ष होते हैं। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं इनकी जो पदावधि है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो इतनी इनकी पदावधि होती है। किसकी? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। और यही पदावधि निर्वाचन आयुक्त की भी है। क्लियर है? अगला देखिए, ये भारत के निर्वाचन आयुक्त की बात हो रही है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इनको पदच्युत करने का क्या तरीका है? तो याद रखिएगा इनको पद से हटाने का जो तरीका है वो सेम वही तरीका है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का है। और जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का तरीका है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 124 के सब क्लॉज 4 में। क्लियर है? इस अनुच्छेद 124 के सब क्लॉज 4 में कहा गया कि साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए वो विधेयक और उसी सत्र में राष्ट्रपति के द्वारा उसका अनुमोदन हो जाना चाहिए। ये पूरी व्यवस्था अनुच्छेद 124 के सब क्लॉज 4 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए है और यही व्यवस्था मुख्य चुनाव आयुक्त को भी पदच्युत करने के लिए है। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारत के निर्वाचन आयोग है उसमें जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको कैसे हटाया जाए? तो याद रखिएगा
मुख्य निर्वाचन आयुक्त से परामर्श करके राष्ट्रपति महोदय के द्वारा निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है। यानी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इनको हटाने की जो व्यवस्था है वो सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीश के जैसे है, लेकिन जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनको हटाने के लिए राष्ट्रपति महोदय मुख्य निर्वाचन आयुक्त से परामर्श करेंगे और उनको हटा देंगे। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? तो निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में है, और भाग पूछा जाए कि निर्वाचन किस भाग में है, तो भाग 15 में। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जो चुनाव की अधिसूचना है, देखिए चुनाव आयोग को क्यों पॉलिटी के सेक्शन में इसको लिया गया है, क्योंकि आगामी 2024 का चुनाव होने वाला है। इसी बीच आपने देखा कि राहुल गांधी की सदस्यता भी गई, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस निर्वाचन के सेक्शन को लिया गया है। यहां पर हम बात कर रहे हैं चुनाव की अधिसूचना के संदर्भ में, तो याद रखिएगा लोकसभा और राज्यसभा के लिए जो चुनाव की अधिसूचना है वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जारी की जाती है, और किसके सिफारिश पर? तो निर्वाचन आयोग के सिफारिश पर। क्लियर है? तो याद रखेंगे निर्वाचन आयोग सिफारिश करता है, तब लोकसभा और राज्यसभा के लिए अधिसूचना राष्ट्रपति महोदय द्वारा जारी की जाती है। क्लियर है? अगला देखिए, यदि आपसे पूछा जाए कि विधानसभा और विधान परिषद के लिए अधिसूचना कौन जारी करता है, तो उस राज्य के राज्यपाल महोदय के द्वारा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि सांसदों की योग्यता और निर्भरता संबंधी जो विवाद है इसका विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? क्लियर है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, और वो परामर्श किससे करते हैं? निर्वाचन आयोग से। क्लियर है? यानी सांसदों की अयोग्यता और निर्भरता संबंधी विवादों का विनिश्चय यानी उसका जो निर्णय है वो राष्ट्रपति महोदय निर्वाचन आयोग के परामर्श पर करते हैं। ये व्यवस्था किसमें है? अनुच्छेद 103 में है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का जो निर्णय है वो किसके द्वारा लिया गया था? तो याद रखिएगा ये निर्णय संसद के द्वारा लिया गया था। क्लियर है? यानी संसद ने यह निर्णय लिया कि यदि न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित कर दिया जाए तो वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएगा। क्लियर है? अब ये देखिए ये व्यवस्था किसमें की गई संसद के द्वारा? तो ये व्यवस्था की गई जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 के सब क्लॉज 3 में। क्लियर है? और धारा 8 के 3 में क्या लिखा हुआ है कि यदि किसी व्यक्ति को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा हो जाती है तो सजा के दौरान या उसके पश्चात अगले 6 वर्षों की अवधि के लिए वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएगा। क्लियर है? तो यही बात हो गई किसके साथ? राहुल गांधी जी के साथ। क्लियर है? तो इस पूरे प्रकरण को आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मताधिकार की जो आयु है वो 21 से घटाकर 18 किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई? तो याद रखिएगा 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मताधिकार की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और ये जो बदलाव किया गया ये प्रभावी कब से हुआ? 28 मार्च 1989 यानी 1989 से प्रभावी हुआ। और किसके संशोधन के द्वारा? तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा ये परिवर्तन किया गया। एक प्रश्न और यहां पूछा जाता है कि ये जो मताधिकार है, ठीक है, ये कैसा अधिकार है? तो याद रखिएगा ये संवैधानिक अधिकार नहीं है। कई बार आप लोग ये गलती कर देते हैं कि मताधिकार को आप संवैधानिक अधिकार दे देते हैं, ठीक है, जबकि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है। जो संविधान के अनुच्छेद में आयु संबंधी बातें कही गई हैं वो आयु से संदर्भित है, लेकिन वो आपको अधिकार नहीं दे रही। ये जो अधिकार है ये कैसा अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। तो याद रखेंगे मताधिकार एक वैधानिक अधिकार है। क्लियर? आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।